किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य। सहकार रेडियो के श्रोताओं को पवन का नमस्कार। किताबें करती हैं बातें कार्यक्रम के तहत प्रस्तुत है भगत सिंह के क्रांतिकारी साथी शिव वर्मा द्वारा लिखी हुई पुस्तक श्रृंखला मार्क्सवाद परिचयमाला की ऑडियो रिकॉर्डिंग की तीसरी कड़ी। समाजवादी समाज। पहला, समाजवादी समाज और पूंजीवादी समाज का पहला बुनियादी अंतर यह है कि समाजवाद में पैदावार और लेन देन के सभी साधन जैसे कि जमीन, मिलें, कारखाने, मशीनें, बैंक आदि पब्लिक की संपत्ति होंगे। वे किसी एक व्यक्ति या चंद व्यक्तियों की बपौती नहीं होंगे। इसमें एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण का अंत हो जाएगा। पूंजीवाद में मुट्ठी भर लुटेरों का वर्ग बहुमत की कमाई पर मौज उड़ाता है। समाजवादी समाज में हर किसी को कोई न कोई काम करना पड़ेगा। नारा होगा, जो काम करेगा सो खाएगा, और काम दिया जाएगा मनुष्य की योग्यता और शक्ति के हिसाब से। इस समाज का चालक नारा होगा, हर एक को उसकी क्षमता के हिसाब से काम दो और हर एक को उसके काम के हिसाब से दाम दो। आजकल बड़े बाप का बेटा बुद्धू होने पर भी अफसरी पा जाता है और गरीब के योग्य बेटे को कोई नहीं पूछता। समाजवाद में ये नहीं होगा। दूसरा, समाजवाद में पैदावार का संगठन आम जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है, किसी श्रेणी विशेष का मुनाफा बढ़ाने के लिए नहीं। मुनाफे में होड़ मिट जाने से पैदावार की योजना के हिसाब से अधिक चीजें तैयार की जा सकेंगी। चूंकि शुरू में इतनी चीजें नहीं होंगी कि सबकी आवश्यकताएं पूरी हो सकें, इसलिए लोगों को अधिक से अधिक और अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहित करना पड़ेगा। ये होगा काम के हिसाब से आवश्यकता की चीजें देकर, यानी जो ज्यादा और अच्छा काम करेगा उसे ज्यादा दिया जाएगा और जो कम और खराब काम करेगा उसे कम दिया जाएगा। इस तरह समाजवादी समाज में शोषण का अंत हो जाएगा। वेतन मजदूरी की असमानता का अंत नहीं हो पाएगा। कम्युनिस्ट समाज में यह असमानता भी खत्म हो जाएगी। तीसरा, समाजवादी समाज में एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र के शोषण और उस क्षमता का अंत हो जाएगा। ये असली अंतर्राष्ट्रीय समाज की तरफ एक पहला कदम है। लेकिन जब तक दुनिया के एक बड़े भाग में पूंजीवादी व्यवस्था कायम है, तब तक युद्ध की हालातें भी कायम रहेंगी, चाहे वो युद्ध दो पूंजीवादी देशों में हो या पूंजीवादी देशों और समाजवादी देशों के बीच हो। लेकिन जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा देशों में समाजवाद की स्थापना होती जाएगी, वैसे वैसे युद्ध की संभावनाएं भी कम होती जाएंगी और दुनिया अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट समाज की ओर बढ़ती जाएगी। चौथा, पूंजीवादी समाज में पूंजीपतियों को आम जनता पर अपनी हुकूमत कायम रखने के लिए राजसत्ता की जरूरत होगी। समाजवाद में मजदूर वर्ग को पूंजीपतियों पर अपनी हुकूमत कायम रखने के लिए राजसत्ता की जरूरत होगी। इस तरह जहां कम्युनिस्ट समाज में राजसत्ता का अंत हो जाएगा, वहीं समाजवादी समाज में राजसत्ता रहती है। लेकिन समाजवादी राजसत्ता में और पूंजीवादी राजसत्ता में बहुत बड़ा अंतर है। पूंजीवादी राजसत्ता पूंजीपति वर्ग और तमाम जनता को दबा कर रखती है, वो अल्पमत की राजसत्ता है। समाजवादी राजसत्ता जनता के, खासकर मजदूर वर्ग के हित में पूंजीपति वर्ग को दबा कर रखती है, वो बहुमत की राजसत्ता है। मजदूर वर्ग को समाजवादी समाज में राजसत्ता की जरूरत इन बातों के लिए पड़ती है। पहला, पूंजीपति वर्ग की ताकत को कुचलने के लिए, जिससे कि देश के अंदर वे फिर से सर न उठा सके। दूसरा, समाजवादी समाज पर बहुत बड़े पैमाने पर पैदावार को संगठित करने के लिए। तीसरा, जनता को समाजवादी सिद्धांतों से पूरी तौर पर शिक्षित करने के लिए। और चौथा, समाजवादी देश को पूंजीवादी देशों के हमलों से बचाने के लिए। समाजवादी राजसत्ता सही मायने में जनतंत्रवादी राजसत्ता है, क्योंकि ये अल्पमत के खिलाफ बहुमत की राजसत्ता है। यानी ये मुट्ठी भर पूंजीपतियों के खिलाफ तमाम मेहनतकश जनता के स्वार्थों की प्रतिनिधि है। इतना ही नहीं,
ये पब्लिक के कामों में और राजसत्ता के कामों में आम जनता के अधिक से अधिक लोगों को जिम्मेदारी के पदों पर खींचती है, अर्थात तमाम जनता को समाज के प्रति जिम्मेदारी की शिक्षा देकर कम्युनिस्ट समाज में राजसत्ता के समाप्त हो जाने का रास्ता साफ करती है। पांचवा, शोषण के खत्म हो जाने पर लोगों का काम की तरफ रुख भी बदल जाएगा। आज वो सिर्फ रोजी कमाने का जरिया है, लेकिन समाजवादी समाज में वो सामाजिक जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बन जाएगा। इसी प्रकार संपत्ति की तरफ भी लोगों का रुख बदल जाएगा। मुनाफाखोरी और शोषण समाप्त हो जाएगा और ऐसे कामों को समाज में नीची एवं नफरत की निगाह से देखा जाएगा। इससे संपत्ति को अपनाने की लोगों की लालसा भी खत्म हो जाएगी। समाजवादी समाज में पारिवारिक जीवन का भी एक नया महत्व होगा और इन सब परिवर्तनों के फलस्वरूप पुरानी नैतिकता की जगह नए प्रकार की नैतिकता का विकास होगा। ये सही है कि ये सब परिवर्तन एक ही दिन में नहीं हो जाएंगे। कम्युनिस्ट समाज श्रेणी रहित समाज होगा, यानी उस समाज में ना तो कोई पूंजीपति या मिल मालिक होगा, ना कोई उसका मजदूर, ना कोई अमीर, ना कोई गरीब। सारा समाज स्वतंत्र व्यक्तियों का परिवार होगा, जहां पैदावार के साधन यानी कल कारखाने, मिलें, जमीन आदि किसी एक आदमी की बपोती नहीं होंगे, बल्कि उन पर सबका अधिकार होगा। वे समाज की मिली जुली संपत्ति होंगे। वहां एक आदमी अपने फायदे के लिए बाकी लोगों का गला काटने की ताक में नहीं घूमेगा, बल्कि सब मिलकर सबके भले के लिए काम करेंगे। सब मिलकर समाज के लिए काम करेंगे और समाज सबकी जरूरतों की देखभाल करेगा, जिससे सब लोग आराम और सुख की जिंदगी बिता सकेंगे। इसी बात को अगर हम एक सूत्र की शक्ल में रखें तो कम्युनिस्ट समाज में हर एक से उसकी योग्यता और शक्ति के हिसाब से काम लिया जाएगा और हर एक को उसकी आवश्यकताओं के हिसाब से दाम दिया जाएगा। वहां एक की तकलीफ सबकी तकलीफ होगी और एक का सुख सबका सुख होगा। सब सबके लिए काम करेंगे और सबके लिए जिएंगे। दूसरा, ये तभी हो सकेगा जब कम्युनिस्ट समाज में किसी चीज की कमी ना हो, हर एक चीज काफी तादाद में मौजूद हो। आए दिन कपड़ा, अनाज, शक्कर आदि की हाय तौबा न लगी रहे, जैसे आजकल हमारे देश में लगी रहती है। इसके लिए पैदावार का संगठन इस तरह किया जाएगा कि सबको सब चीजें काफी तादाद में मिल सकें। सिर्फ भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने वाली चीजें ही नहीं, यानी सिर्फ कपड़ा, मकान, खाना, रेलें आदि ही नहीं, बल्कि स्कूल, सिनेमा, थिएटर, खेल के मैदान, किताबें, गाने बजाने की सहूलियतें, ये सब भी सबको हासिल हों, जिससे लोग जिंदगी में शारीरिक और मानसिक दोनों सुखों का अनुभव कर सकें और उनकी जिंदगी किसी भी तरह से अभाव की जिंदगी ना हो। तीसरा, कम्युनिस्ट समाज एक अंतर्राष्ट्रीय समाज होगा। दूसरे देशों से अलग और उनके क्रांतिकारी सहयोग के बगैर एक भी देश में सही मानों में कम्युनिस्ट समाज की स्थापना नहीं हो सकती है। अक्टूबर क्रांति के बाद सोवियत रूस को यदि पूंजीवादी देशों का मजदूर आंदोलन और गुलाम तथा आर्थिक गुलाम देशों के आजादी के आंदोलनों का सहयोग और दुनिया की प्रगतिशील जनता का समर्थन न मिला होता, तो वहां समाजवाद की विजय किसी भी हालत में संभव न हो पाती। कम्युनिस्ट समाज सभी राष्ट्रों के आपसी सहयोग और भाईचारे का समाज है। पूंजीवादी साम्राज्यवादी देशों को अपना माल बेचने के लिए बाजार चाहिए, अपना पैसा लगाने के लिए उपनिवेश चाहिए। इसके लिए वे कमजोर देशों को गुलाम बनाते हैं। एक साम्राज्यवादी देश दूसरे साम्राज्यवादी देश से बाजार और उपनिवेश छीनने के लिए युद्ध छेड़ता है। कम्युनिस्ट समाज में पैदावार मुनाफे के लिए न होकर समाज की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए होंगी। इसलिए वहां एक देश दूसरे देश को गुलाम बनाने के लिए नहीं दौड़ेगा और न ही छीना झपटी के लिए लड़ाइयां ठानेगा। हर एक देश हर देश की उन्नति में अपनी उन्नति समझेगा और इस प्रकार युद्धों का अंत हो जाएगा। आज हम जिन संस्थाओं को जरूरी समझते हैं, कम्युनिस्ट समाज के आते आते उनमें से बहुत सी संस्थाएं समाप्त हो जाएंगी, जैसे फौज, अदालत, जेल आदि। कम्युनिस्ट समाज अंतर्राष्ट्रीय समाज होगा, जिसमें एक देश दूसरे देश को लूटने की न सोचकर उनकी उन्नति की बात सोचेगा। इसलिए उनमें लड़ाई न होकर भाईचारे और शांति का संबंध होगा। जब लड़ाइयां नहीं होंगी तो फौज फाटा भी नहीं होगा।
इसी तरह कम्युनिस्ट समाज में इस्तेमाल को हर एक चीज काफी तादाद में सबके लिए आसानी से मिल सकेगी, यानी अभाव नाम की चीज वहां नहीं होगी। मालिक मजदूर, जमींदार किसान, अमीर गरीब भी नहीं होंगे। जब सबको सब चीजें आसानी से मिल जाएंगी और किसी को किसी चीज का अभाव नहीं होगा, तो उसके लिए चोरी, डकैती, गिरहकटी, जालसाजी, फरेब आदि भी नहीं होगा। और जब ये सब नहीं होगा तो पुलिस, अदालत और जेल भी नहीं रह जाएंगी। दूसरे शब्दों में कम्युनिस्ट समाज में राजसत्ता, जो इन्हीं सब संस्थाओं के योग का दूसरा नाम है, की भी आवश्यकता नहीं रहेगी और वो संस्था भी बेकार होकर समाप्त हो जाएगी। मतलब ये है कि कम्युनिस्ट समाज में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर या समाज का एक अंग दूसरे अंग पर जुल्म जबरदस्ती नहीं करेगा। कोई किसी को भी अपने अधीन बनाकर नहीं रख सकेगा और लोग निष्ठा भाव से बगैर दबाव के एक दूसरे के साथ भाई भाई की तरह रहने के आदी हो जाएंगे। मनुष्य समाज एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय जातियों का परिवार बन जाएगा, जहां मनुष्य अपनी पटुता, दक्षता और शक्ति को प्रकृति पर विजय पाने में लगा सकेगा। पांचवा, कम्युनिस्ट समाज में काम सिर्फ रोटी कमाने का साधन नहीं रहेगा, वो मनुष्य के स्वभाव का अंग बन जाएगा और लोगों को काम उनकी क्षमता और योग्यता के हिसाब से दिया जाएगा। काम का तरीका और उसका स्वरूप भी बदल जाएगा। विज्ञान के विकास के साथ साथ उसका रूखापन, भारीपन और दिलचस्पी में कमी भी नहीं रहेगी। काम की तरफ लोगों का भौतिक दृष्टिकोण भी बदल जाएगा और वे काम को समाज के प्रति अपना कर्तव्य समझकर पूरा करेंगे। ये साफ है कि जनता और समाज में इस तरह का परिवर्तन एक ही दिन में नहीं किया जा सकता। जिस तरह का समाज इस समय हम अपने देश में देख रहे हैं, उसके और कम्युनिस्ट समाज के बीच में एक और समाज गुजरेगा जिसे समाजवादी समाज कहेंगे। समाजवाद या सोशलिज्म कम्युनिज्म के पहले की अवस्था है। तो श्रोताओं, सहकार रेडियो पर अभी आप सुन रहे थे भगत सिंह के क्रांतिकारी साथी शिव वर्मा द्वारा लिखी हुई पुस्तक श्रृंखला मार्क्सवाद परिचयमाला की ऑडियो रिकॉर्डिंग की तीसरी कड़ी। अगर आप सहकार रेडियो का ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारे साथ जुड़ने या हमारे बारे में अधिक जानने के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com विजिट करें। सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए जा रहे हैं। तो इस श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार। किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य।